अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। समटाइम एक होते हैं, दो होते हैं और तीन होते हैं। समटाइम पूरा क्राउड फिल होता है और कभी कभार ऐसा होता है कि एक बंदा मौजूद होता है और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हुए इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता नहीं कि शायद उनसे पहले कभी मुलाकात ना हुई हो। और ऑन द सेट काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद ये फील होता है कि कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप दिल के साफ़ होते हैं और अल्लाह पर आपका तवक्कुल होता है और आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मेरे पास ये पोस्ट या ये ओहदा मौजूद है तो ये मुझसे छिन भी सकता है, और फिर आप खिदमत खल्क करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए जब आप काम करने निकलते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको बहुत सारी अचीवमेंट देता है। माशाल्लाह मेरे सामने अचीवमेंट का जो है एक कहते हैं ना कि अंबार लगा हुआ है और हम कुछ चीज़ें सोचते हैं और मैं आपको एक दो बताऊंगा, फिर मैं जाहिद भाई को जब आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो उनसे पूछेंगे। आप मेरी बात पर ज़रूर यकीन करेंगे क्योंकि जैसे वो स्माइलिंग फेस से आंसर कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमेशा उनको आगे ज़िंदगी में भी ऐसा ही रखे। क्योंकि आजकल इस चीज़ का फुकदान है कि ज़िंदगी में आपको जब ओहदा मिल जाता है तो फिर पता नहीं क्यों एक पर निकल आते हैं या गर्दन में सरिया आ जाता है कि बात करते हैं तो फिर इतना करख्त आंसर दिया जाता है या इतना गुस्से से आंसर देते हैं कि क्वेश्चन करने वाला सोचता है कि मुझे क्वेश्चन करना चाहिए था या नहीं। और आज का प्रोग्राम इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज हम आपको फिशरी लेकर जाएंगे। फिशरी के अंदर क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि सुबह जाएंगे तो मछली अच्छी मिलेगी, सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि बनिस्बत शाम में जाएंगे तो महंगी होगी, तो दावतें करनी है। और क्योंकि सर्दी की आमद भी है, जो कि एक दो दिन पहले मिट्टी का तूफान भी आया, 2-3 दिन पहले, और उसके बाद अब सुनने में यह है कि ग्रेजुअली हम अच्छे मौसम की तरफ जा रहे हैं। तो जी आप इस वक्त जो करंटली ये जॉब कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर फिशरी के अंदर, ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ एडिशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में आप होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटीज हैदराबाद से। अच्छा, इनका हैदराबाद से भी ताल्लुक है। और मजीद क्या क्या ये करते हैं इन्हीं को जानते हैं। तो मिस्टर जाहिद बेटो को हम ऑन एयर करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। जितना मैंने पढ़ा, मैंने कभी इंटर में इतना अच्छा पढ़ा होता था और मैं कहता माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपके वालिदैन की दुआएं, आपका इतना खूबसूरत अंदाज में आंसर करना और डाउन टू अर्थ होकर बात करना। माशाल्लाह जिस पोस्ट पर है, शायद आप मुझसे गुस्से में भी बात करते तो मैं आपकी बात सुनता ज़रूर, लेकिन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि आप इतने अच्छे मिजाज के मालिक हैं। और मैं आपका और अनीक भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लोगों से मिलते हुए ना आगे बढ़ने की जुस्तजू बहुत हो जाती है कि ज़िंदगी में हम काफ़ी चीज़ों पे लैग कर रहे होते हैं। ये आप भी मानेंगे कि हम आपकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे कि लैग कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप जैसे रोल मॉडल सामने हो तो मैं अपना भी नहीं बल्कि मैं पूरी ऑडियंस जो मुझे इस वक्त कीचर कर रही है, देखती है, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही रखे। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा मुझे उस पर शक भी है, मेरे सवाल पे मुझे ही शक है, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा कि शुरू से ऐसी ही तबीयत के मालिक हैं? क्योंकि 9th मैट्रिक का जो दौर होता है, मैट्रिक, इंटर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसमें बंदा थोड़ा सा चेंज होता है। आपका नेचर सेम था या आप मौके का इंतज़ार करते थे कि मौके पे चौका मारेंगे, या अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देते थे? कैसे मिजाज के मालिक थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर तो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, और आपकी जो स्कूलिंग होती है, आपकी जो कॉलेज होता है, आपकी यूनिवर्सिटी होती है, फिर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वहाँ डिफरेंट एटमॉस्फेयर होते हैं, इन्वायरमेंट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। अगर आप मेरी एक मिसाल लेंगे तो मैंने स्कूल मैट्रिक जो किया था वो सेंट बोनावेंचर से किया था, हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, सेंट बोनावेंचर ये वो थे एक 15th सेंचुरी के जो अपना क्रिश्चियनिटी में दो ग्रुप्स होते हैं, एक रोमन कैथोलिक्स होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो ये कैथोलिक्स ग्रुप था जिसने वहाँ पर हैदराबाद के अंदर इन कैथोलिक्स ने मेडिसिन में, हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम किया था। तो उस वक्त मैट्रिक पे जब हम पढ़ते थे तो हमें स्कूल के टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। तो क्रिश्चियंस वो ये कहते थे कि हमारी जो असेसमेंट होती है, जो हमारी ऊपर उनका जो बोर्ड है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा है तो इट मीन्स आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो पहली जो हमारी लेसन ये था जो क्रिश्चियनिटी से हमें उन्होंने रोल मॉडल दिया था कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे।
फिर उसके बाद हम तो वहाँ पर पब्लिक स्कूल में गए, पब्लिक स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड में वहाँ किया, तो वहाँ डिफरेंट कल्चर था। वहाँ पब्लिक स्कूल के टीचर जो सुबह में वहीं पढ़ाते थे, शाम को जो बोर्डिंग वाले बच्चे होते थे वहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे उनको, तो वो डिफरेंट था। यूनिवर्सिटी में ऑल टुगेदर डिफरेंट था, क्योंकि आपने सारी किताबें खुद ही पढ़नी होती थी, एक ब्रीफ। तो उसके हिसाब से स्ट्रेस फैक्टर स्कूल में तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि स्पोर्ट्स भी खेलते थे, पढ़ते भी थे, और कॉलेज में भी स्पोर्ट्स भी खेलते थे। यूनिवर्सिटी लेवल में लियाकत मेडिकल कॉलेज के अंदर उस वक्त, अब तो लम्स है वो, उस वक्त लियाकत मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो स्ट्रेस फैक्टर उधर बहुत ज़्यादा हो जाता था, बंदा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता था। ठीक है, नहीं माशाल्लाह आपने फील्ड भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, और डॉक्टर की भी हम कहानी सुनाएंगे, क्योंकि इनके घर में भी वही माहौल था कि बहनें जो हैं वो डॉक्टर थी, तो फिर इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन जब घर पे मौजूद है तो क्यों किसी और सेक्टर में जाया जाए। और मरहुमा आपकी 2 बहनें हैं जो कि डॉक्टर थी, अब तीसरी लेक्चरर हैं या वो भी डॉक्टर हैं? 3 मेरी बहनें डॉक्टर थी, जिनमें से 2 की डेथ हो गई, बाकी 2 लेक्चरर्स हैं, और जो मेरी 2 सिस्टर हैं उनके हस्बैंड भी डॉक्टर ही थे। अच्छा, तो डॉक्टर थे, तो इसलिए हमने कहा ये आसान काम है, ये घर में वैसे ही नेट प्रैक्टिस हो रही है तो हम भी सीख लेते हैं। आप लोग एक दूसरे के एसएमएस भी दवाइयों का ही करते होंगे ना, ये नई दवाई आ गई, ये देख लो, ये नई दवाई आ गई, इसको फॉर्मूला यूज कर लो। एग्जैक्टली जब डिस्कशंस होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जो डॉक्टर होता है जिस स्पेशलिटी से होता है, तो फिर वो उस पर ज़्यादा डिस्कशन करता है, क्योंकि उसका जो जनरल जो होता है वो वक्त के साथ साथ वो कम हो जाता है, और उसका जो स्पेशल सेक्टर में जो उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, फिर वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है, उस पर ज़्यादा बात। लेकिन मैं डॉक्टर को देखा वो ज़्यादा अपनी फील्ड के साथ करते हैं, मतलब और डिफरेंट जो लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ इस वक्त जाहिद भाई बैठे हैं तो पूछूं कि खाना खाया था या नहीं खाया था, मौसम कैसा है हैदराबाद का। इवन तो एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपने मुझे मेरा बचपन याद करवा दी कि मैंने भी क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा है। सर्दियों में टाई होती थी, गर्मियों में टाई नहीं होती थी, विंटर वेकेशन वक्त नहीं मिलता था, समर वेकेशन वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि कहा यह जाता था कि ये छुट्टियां जो हैं वो एंजॉय करने के लिए होती हैं। तो आपने मुझे मेरा वक्त याद करवाया कि जब 2010 में हम मैट्रिक में थे, और आज भी अल्लाह ताला मेरे स्कूल को कायम दायम रखे, आमीन। और वैसे ही सब सर मैस्करीनस थे, फादर जॉ पॉल थे, और इसी तरीके से फादर टॉट आ गए थे उसके बाद। लेकिन जो भी लोग हैं, और बहुत मशहूर हमारे स्कूल की एक थी मैम एमी, बाय नेम बच्चों को याद रखती थी वो, मतलब 50 साल बाद भी जाओ तो नाम से बताती थी कि जीशान तुम्हारे वालिद ठीक हैं, वो ये काम करते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी इस चीज़ों में। अच्छा जी, हम आपको फिशरी की भी बात की थी, मैं क्वेश्चंस बीच में करूँगा क्योंकि रिलेट करती हैं, हमें जाहिद भाई की लाइफ को भी जानना है। अच्छा जाहिद भाई, अगर हम फिशरी की बात करें तो पहले थोड़ा सा ग्राउंड क्लियर कर देते हैं लोगों को कि फिशरी में सिर्फ एक कहा यह जाता है कि अगर फिशरी का नाम आता है तो ये सस्ती मछली लेने गया होगा, क्योंकि वहाँ पे सस्ती मछली मिलती है। तो क्या ये बात सही है या गलत है, या ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो है वो आपको हर किस्म मिल जाती है, आपकी अगर रेंज कम है तो कम वाली भी आपको मछली मिल जाएगी, और अगर रेंज ज़्यादा है तो आपको पापलेट या सुरमई भी मिल जाएगी। तो कितना सच्चाई है इस बात में? हाँ, इसमें क्योंकि अब जो फिशरी सेक्टर तो 2 टाइप्स के हैं, एक आपकी दरिया की मछली मिली है, और एक समंदर की जो अपनी मखलूक़ात हैं वो मौजूद हैं और वो वेरी करती हैं। जैसे अगर आप फाइलम्स को, अगर कॉर्डेटा को आप देखेंगे तो कॉर्डेटा में सबसे पहले जो आपकी चीज़ें आती है, जैसे पाइसिस क्लास आती है जो एक्सक्लूसिवली डील करती है फिशेस के साथ, सही है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी एम्फीबियंस की आती है, जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं जो डुअल नेचर के होते हैं, ज़मीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है। फिर रेप्टाइल्स होते हैं, वो ज़्यादा लैंड पे रहते हैं और थोड़ा जो है वो पानी में रहते हैं। उसके बाद आपका 4th कैटेगरी बर्ड्स, एव्स आ जाती है, ठीक है। 5th कैटेगरी आपकी मेमैलियर आ जाती है। अब जो मरीन जो फिशरी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका एक किसी भी कंट्री के लिए जिसके पास आप ये देखिए कि अफगानिस्तान इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री, उसके पास कोई समंदर का एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान इज़ लकी इनफ कि उसके पास जो है कोस्ट लाइन मौजूद है जो 2 प्रोविंसेस पे है, बलूचिस्तान और सिंध, और ये आपकी फूड सिक्योरिटी है। अगर इन केस आपके जैसे फेमीन आया 1962 में, चाइना में फेमीन आया, तो जब उधर कहत आया तो उन्होंने पूरी डिपेंडेंसी अपनी सी फूड्स पे रखी। सही। तो इसी तरीके से आपका जो ये सी फूड है ये आपकी फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। और इसमें जो है डिफरेंट टाइप की जो है वो अपना स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, और इसलिए उनकी जो फाइनेंशियल रेंज होती है वो जब मार्केट लगती है तो वो वेरी करती है। ज़्यादा वाली महंगी चीज़ें भी हैं और सस्ती भी हैं। तो इसमें यानी
फ्लेक्सिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी और परचेजिंग पावर अगर जिस आदमी का कम है तो वो भी अकोमोडेट हो जाएगा, और जिसका परचेजिंग पावर ज्यादा है वो भी अकोमोडेट हो जाएगा। जबरदस्त। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर पूछेंगे कि फिशरी या हमारा ये जो सेक्टर है इसमें हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें कितना हाथ है इसका। तो कहीं नहीं जाना, देखते रहिए। आज प्रोग्राम आपको बड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगा, ताकि जब आप मछली खरीदने भी जाएं तो आपको बहुत सारी नॉलेज मौजूद होगी आज के शो से। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि जाहिद भाई जो है वो कितने प्यार से आंसर करें। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर घराना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब माँ बाप का डंडा सख्त होता है ना बच्चों पर, कि उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ बताई जाती है, जहाँ पर ज़्यादा लाड नहीं किया जाता, तो फिर बच्चे ऐसे होते हैं। जाहिद भाई सही कह रहा हूँ या गलत? अब सही बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन मेरे केस में ये डिफरेंस था कि जब मैं 3 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना तो एक वो जो फादर और सन की जो रिलेशनशिप होती है कि बच्चा जो है अपने बाप की उंगली पकड़ के चलता है, तो ये एक्सपीरियंस मैं नहीं कर सकता। मैं एक बात आपको बोलूं जाहिद भाई, पता नहीं मैं गलत हूं तो मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के। अगर माँ मर जाती है तो औलाद बिखर जाती है, लेकिन बाप मरता है तो माँ छांव डालकर उसको संभाल लेती है। ये मैंने देखा उन केसेस में। मेरे ऑफिस के अंदर 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनमें एक का नाम अली खासखली है। वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसकी वालदा का इंतकाल हुआ, फिर उसके वालिद दूसरी अम्मी ले आए, अम्मी ने आकर फिर अपने तौर तरीके शुरू कर दिए। तो क्योंकि ही इज 9 years old, तो उसको अच्छा बुरा पता था कि गर्मी है, सर्दी है, ठंडा है, गर्म है, सब पता है। तो उसको जब गलत किया गया तो वो अब डिसीजन बहुत देर से लेता है। तो ये आपकी वालिदा को सलूट है कि माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छे जाहिद भाई हमें दिए। कहते हैं कि माँ तो परवरिश करती है, लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। जी जाहिद भाई, तो हम पूछेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिशरी सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी, कि नेशनल इकोनॉमी में फिशरी सेक्टर का क्या रोल है? नेशनल इकोनॉमी में अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको जब हम पूरे पाकिस्तान लेवल पे बात करते हैं तो फिशरी उसका पार्ट है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर को समझने के लिए अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो पढ़ा है किसी ने, तो एग्रीकल्चर में उसके अंदर आपकी कैश क्रॉप्स आ जाएंगी, आपकी एडिबल क्रॉप्स आ जाएंगी, आपका फिशरी सेक्टर आ जाएगा, आपके फॉरेस्ट्री आ जाएगी। तो ये 4-5 सेक्टर मिलके एग्रीकल्चर सेक्टर बनाते हैं। ठीक है। अब हम फिशरी जो हमारी जो मरीन फिश प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होती है। सही है। ठीक है। तो हमारा जो जीडीपी में तकरीबन 0.50 फिशरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, जिसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद है। अगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप्स हम वर्क ऑन कर रहे हैं उस पर, और अगर ये कंटिन्यूटी इसमें रहती है तो इसका एक्सपोर्ट सेक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है और वो इन्हेंस भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे जो है एक चीज़ और कहनी है यहाँ पर कि ज़ाहिद भाई अगर आप इस तरीके से लगन से काम करते रहें तो बिल्कुल मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है कि हम इस चीज़ को बढ़ा जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि एक चीज़ और क्योंकि रिलेट करती है ना, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ख्वाह वो ज़मीनी खाने पीने की चीज़ें हों या समंदर की बात हो, तो एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर शो के थ्रू कहना चाहूँगा कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी थी बड़े जानवर की, यानी गोश्त की, बड़े गोश्त की और छोटे गोश्त की। उसको जब दुबई लेके जाया गया तो जहाज़ को रोक दिया गया, और जो गोश्त था क्योंकि वो कट के गया था और ज़िबा होकर जानवर यहाँ से पीसेस बन के गए थे, तो उसमें फंगस लग गया था। तो नेचुरली सी बात है, अथॉरिटीज़ तो नहीं लेंगी ना जब आप पूरा चेक एंड बैलेंस जब रखते हैं। तो इस चीज़ पे भी मद्देनज़र रखें कि वाकई में पाकिस्तान के साथ जुल्म भी किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का आम हो, पाकिस्तान का गुलाब हो, पाकिस्तान की मछली हो, या पाकिस्तानी खुद हों, हम मोहब्बत बांटते हैं और फिर हम दुनिया में नफरत ही समेटते हैं, लेकिन फिर भी हम मोहब्बत बांटना जानते हैं। क्यों ज़ाहिद भाई, सही है या गलत है? बिल्कुल। देखिए, आप जब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी स्ट्रेटजी होती है। पाकिस्तान के कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ एनिमीज़ भी हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो यूएस है, ईयू है और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनेज होती हैं, तो वो आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उस पोटेंशियल पे डिलीवर करना पड़ेगा अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना है। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि 2-4 अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं जिसमें आपने मछली को कहाँ से कैच किया
उसको वो ट्रेसिबिलिटी कहते हैं। आप मछली को समंदर से निकालने के बाद टेम्परेचर लेवल आखिर तक, अगर आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं, मछली की कोई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या सिर्फ रॉ फिश जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेमी फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका वो जो कूल चेन प्रोसेस है, टेम्परेचर मेंटेनेबिलिटी, वो उसको वैल्यू चेन कहते हैं। सही। उसके अंदर सफाई के मामलात अच्छे हों, वो उसको वैल्यू चेन कहते हैं। और फिर जब वो प्रोसेसिंग यूनिट पर वो चीज़ आती है तो वो प्रोडक्शन वैल्यू सिस्टम उसको कहते हैं कि आपने वो तमाम वो वाटर जो यूज़ हुआ है वो पोर्टेबल है, उसकी फिज़िकल, केमिकल, पैथोलॉजिकल जो है एनालिसिस हुआ है या नहीं हुआ है। आप हमारे मुल्क में जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो कंटामिनेटेड फ्री है या नहीं, पैथोजेनिक फ्री है या नहीं। तो ये वैल्यू चेन वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हार्बर में 3-4 प्लांट्स ऐसे हैं जो माना स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। और वो यूएस मार्केट्स में श्रिम्प तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, एक चीज़ और पूछूंगा कि जब आप मछली पकड़ते हैं तो उसको फिर माइनस लेवल पे रखते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा बर्फ़ पे रखी होती है उन्होंने, तो माइनस लेवल पे रखना आपको ज़रूरी है। एग्जैक्टली क्योंकि मछली की जो अपना ये ऐसा ईडेबल आइटम है जो बहुत फास्टली पेरिशेबल है, बहुत जल्दी ये ख़राब होना शुरू हो जाता है अगर इसको टेम्परेचर आपने मेंटेन नहीं किया। सही। और जब आपको ज़ाहिर सी बात है अगर मुल्क से बाहर अगर भेजना है तो वो प्रोसेसिंग अगर 4 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो वो उस पूरी वो वैल्यू को आपको मेंटेन करना है। ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ फिर ऐसे आपसे एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा ज़ाहिद भाई, यहाँ पर आपकी एक बात और मैं अच्छी कहूँगा जो कि यहाँ पर मौजूद, क्योंकि कैमरे के उस पर भी काफ़ी लोग हैं, कि आपकी बहुत अच्छी एक जो चीज़ एक्सप्लेन करने की जो मेरे टीचर्स किया करते थे, अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करते थे, उसका मतलब उर्दू में भी बताते थे। यानी हर जेंडर को, हर कहते हैं ना कि लोगों को आप केटर कर रहे हैं कि अगर एक पढ़ा लिखा मुझे देख रहा है तो वो भी समझ जाए, और जो कम तालीम याफ्ता है, मैं अनपढ़ तो नहीं कहूँगा लेकिन कम तालीम याफ्ता है, तो वो भी समझ जाए। तो ज़बरदस्त, ये बहुत बहुत कम लोगों में मैंने देखा। अच्छा जी बताइए कि हम कौन सी कंट्री में वैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं ये मछली? देखिए हमारी जो फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो हमारे पास यूएस मार्केट भी थी, सही। ईयू मार्केट भी है। ईयू मार्केट में हमारी जो कंपनीज की फिनिश प्रोडक्ट्स है वो जा रही है। इस वक्त हम बेसिकली यूएस मार्केट्स का जब बैन लगता है तो हमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि दूसरे कंट्री उसको फॉलो करते हैं, और आपके लिए मार्केट का जो एक्सप्लोरेशन और पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाती है आपके लिए मार्केट। इस वक्त जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं या साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज़ है, वियतनाम है, या हमारे जो है अपना मलेशिया और इंडोनेशिया है, इसके अलावा फिलिपाइन है, इस टाइप का चाइना है, इधर हम अपनी फिशरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही। और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें ईयू में भी एक्सेस है और यूएस को भी एक्सेस है, लेकिन हमारा श्रिम्प पे प्रॉब्लम आ रहा है। हम श्रिम्प की जो है वो यूएस मार्केट में नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बैन लगाया हुआ है। एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, क्योंकि उनका अपना एक पब्लिक लॉ मौजूद है जिसका 609 सेक्शन है, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि आपने अगर श्रिम्प, झींगा या प्रॉन कैच करना है तो आपने वो जो कछुआ टर्टल जो होता है उस इंडेंजर्ड स्पीशी है उसको हार्म ना पहुंचे। तो ये उनका पब्लिक लॉ है। तो वो अपने पब्लिक लॉ के हिसाब से ये कहते हैं कि अगर आपको अमेरिका की मार्केट को एक्सप्लॉइट करना है तो आपने ये डिवाइस अपनी ट्रॉलिंग नेट्स में, अपनी बोट्स पे ये लगाने हैं जब श्रिम्प पकड़ना है, जब झींगा पकड़ना है। सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी फिशरी हार्बर अथॉरिटीज़ के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? देखिए जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिफरेंट, जैसे एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जैसे हमारा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट है, उसके कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसको गवर्नमेंट फंड करती है, उसकी तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट फंड करती है। दूसरी नेचर गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की अथॉरिटी होती है या काउंसिल्स होती है या कॉरपोरेशंस होती हैं। इवन काउंसिल्स के अंदर भी ओजेडी शेयर जो है वो हर महीने काउंसिल्स को मिलता है, लेकिन जो हमारी अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें खुद ही पैसे कमाने हैं और ख़ुद ही अपने एम्प्लॉयज़ रिलेटेड और दूसरे जो भी अखराजात है मेंटेनेबिलिटी के लिए वो सारे खुद खर्च करने पड़ते हैं। तो हमें ऑल द टाइम ऑन द टोज रहना पड़ता है। और हमारी 9 to 5 जॉब नहीं है, क्योंकि 9 to 5 तो गवर्नमेंट के ऑफिस के टाइमिंग है, लेकिन हार्बर जो है वो 24 घंटे चलता है। तो आपको जो विजिलेंट जो है वो आपकी टीम होती है, पूरी
कोई नाइट में ड्यूटी करती है, तो विजिलेंस इज़ द एसेंस ऑफ दिस सर्विस। अच्छा, लेकिन आप क्योंकि एमडी हैं तो आपको तो 24 घंटे से सोना पड़ता होगा ना, कि आपका मोबाइल तो कभी बंद हो नहीं सकता। और एक चीज़ होती है कि आपको फैमिली वैसे गुस्सा नहीं करती इस बात पे कि हमारे लिए टाइम कब निकलेगा? इसमें कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी में हमारी जो वर्किंग फोर्स है, जो टीम है, वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी जॉब बहुत अच्छी जानते हैं, डिलीवर भी करना जानते हैं। बस उनको बस उनको एक स्ट्रीम चाहिए थी कि जो उनकी विशेस को, उनकी एस्पिरेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बस ये मुझे मौका दिया इस जगह, तो हम बस एक लाइक अ स्ट्रीम जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हमेशा डेली बेसिस पे, पीरियडिकल बेसिस पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, अपना फाइनेंशियल, अपना डेवलपमेंट साइड का, प्लानिंग साइड का एनालिसिस करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, पूरे हार्बर का एनालिसिस करते हैं, और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है वो वे फॉरवर्ड का सोचते हैं कि जब हम डे क्लोज करें तो कोई ना कोई एक इंटरवेंशन करके जाएं ताकि हार्बर में बेहतरी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टेप्स हमने लिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें सपोर्ट भी कर रही है काफ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। अच्छा, मैं सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं कि मैं वो सवालात कर रहा हूं जो कि इस वक्त आपके जहन में गर्दिश कर रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो बेसिक कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि माइंड में रहते हैं कि अच्छा ये होता, ये रिलेट करता। तो मैं ज़हर भाई आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, और ये साथ साथ आपसे वादा लूंगा कि जो सवालात रह जाएंगे वो आप नेक्स्ट शो में जरूर आके उसको कंप्लीट करेंगे। पक्की बात है? चलें जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमें ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स करने पड़ेंगे, इक़्तिदाम उठाने पड़ेंगे कि हमारा जो कराची फिश हार्बर है वो दुनिया का बेस्ट तरीन जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हार्बर बन जाए, या हम अगर दुनिया में कहीं पर भी बात हो तो ग्लोबली हमारा नाम सर फहरिस्त हो, या उन 3 या 4 लोग जैसे ग्लोबल 5 कहते हैं ना, तो उन ग्लोबल 5 में पाकिस्तान या कराची का नाम हो कि यहाँ से बहुत बेहतरीन किस्म की फ़िश एक्सपोर्ट होती है, या जितने भी सी आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो हमें क्या चीज़ें आप समझते हैं कि हमें इन चीज़ों को मेनटेन करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, इसमें हार्बर में जब मैं आया था तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे, सफाई की भी प्रॉब्लम्स थे। तो हमने उसमें जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट की कि वो अपनी हमारी खिदमात हार्बर पे दे, और सारा जो सीवरेज गार्बेज है वो एक जगह कलेक्ट होकर कहीं उनके जो लैंडफिल साइट्स हैं और जो उनके डिस्पोजल साइट्स हैं वहाँ पे चले जाए। तो वहाँ पे उनसे हमने एक जो है फाइनेंशियल जो है प्रपोजल ले लिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भिजवा दिया है। सही। कि उसकी फाइनेंशियल ब्रिजिंग हो जाए। सही। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ऑलरेडी एक एडीपी स्कीम चल रही है, उसके अंदर जो है वो सीवरेज के मामला, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनके सीवरेज के मामला जो है वो उसको कैटर कर रही है। तो वो भी 4-5 महीने में अपनी एक विजिबिलिटी आ जाएगी। और इस तरीके से थर्ड हम इंटरवेंशन ये कर रहे हैं कि उसी एडीपी स्कीम में आपका फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसी के अंदर आपका कैमरा सिस्टम है, क्योंकि ये अथॉरिटी, इसकी नेचर इसलिए डिफरेंट है कि ये पाकिस्तान नेवी के साथ है, तो उसमें जो है हमें विजिलेंस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। उसमें तमाम जो हमारा एक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कराची फिश हार्बर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रेगुलेशन है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी कि आपने पासेस देने, आपने जो भी बंदा आएगा हार्बर के अंदर जो मूव करेगा वो रजिस्टर्ड होगा, उसकी आइडेंटिटी प्रूवन होगी, और इसके अलावा जो बोट्स होंगी उनकी भी जो आइडेंटिटी प्रूवन होगी। और इस तरीके से तीसरा जो आइटम है आपका फिशी प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रूवन होंगे। उसको जो आपसे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन की जो 2 फोर्सेस हैं, अच्छा ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन मैंने इसलिए नाम लिए कि ये वो समंदर हैं जो ठंडे हैं। सही। और जो हमारा इंडियन ओशन है वो गर्म है। सही। और हम अरेबियन सी में, हमारा जो कोस्ट लाइन है वो अरेबियन सी में फॉल करता है, तो ये हॉट वाटर होते हैं। ये वहाँ तो बर्फ़, जैसे आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, तो वो नीचे शिप के नीचे बर्नर लगा हुआ होता था, क्योंकि वो जो आइस होती थी समंदर को तो वो कट करके पियर्स करके जाती थी। वो ये आइसबर्ग से टकराया था तो बेचारा 2 टुकड़े भी हो गया। तो ये चीज़ें उसमें, तो यहाँ पर ये है कि अपना बहुत सारी इंटरवेंशंस पहले की जा चुकी हैं, और भी अभी हमने सफाई के मामलात में, और जो इस वक्त हमसे रिक्वायर अंग्रेज कर रहा है वो वैल्यू चेन, प्रोडक्शन चेन,
ये इस टाइप के कि आपने चीज़ें बहुत साफ सुथरे तरीके से कैच करके प्रोड्यूस करके सेमी फिनिश या फिनिश गुड हमें देनी है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से क्योंकि हमने एक्सपोर्ट की बात की, और जाहिद भाई मैंने क्या सब लोगों ने सुना है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हमारी जो सी फूड है उस पर बैन लग गया। क्या एक तो वजह रही, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने होंगे कि ये जो बैन है ये लिफ्ट हो जाए? एक्चुअली यूरोपियन यूनियन का बैन इस तरीके से नहीं है, वो एक्चुअली 3 कंपनीज ऐसी हैं, हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स ऐसे हैं जिसको यूरोप ने सर्टिफाइड किया हुआ है और वो अपने एक्सपोर्ट्स वहाँ भिजवा रहे होते हैं। अब जो हमारी दूसरी प्रोसेसिंग 37 हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो हम उनको ये एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी जो है EU स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आप अपने सिस्टम के अंदर वो चेंजेस लेकर आए। जैसे उसका सिस्टम ये होता है कि आप जब प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे भी आपकी कोई प्रोडक्ट आ रही है तो वो टेम्परेचर मेंटेन्ड हो और वो जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट वहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन हो। बंदा जो हो जाएगा उसकी बाकायदा एक यूनिफॉर्म होगी, और जहाँ वो पैर रखेगा, जो शूज़ पहनेगा, वो क्लोरीनेटेड वाटर के से थ्रू गुजरेगा ताकि उसकी क्लोरीन का ये होता है कि जर्म्स को वो किल कर देता है। ठीक है, और आपकी फ्लोरिंग हो वो इतनी स्मूथ हो, उसमें कोई भी आपका होल ना हो ताकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। तो ये वैल्यू चेन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो फैक्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट उसको मीट कर लेता है तो वो उसको क्लियर कर देते हैं और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में चली जाती है। तो अब 37 में से तक इस वक्त 3 जो है वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर रही है। तो हमारा चैलेंज ये है कि इसको डबल ट्रिपल किया जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो अपना जो रेवेन्यू जनरेट कर सके डॉलर्स में या यूरोस में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप मुझे ये तो बता चुके कि श्रिम्प्स क्यों बैन किए गए। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे ये बोला जा रहा है कि TED डिवाइस क्या है बेसिकली? TED एक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस है। ठीक है। इस पे क्या होता है कि एक लोहे का या एल्युमिनियम का एक बार होती है, एक राउंड शेप एक बार है उसपे, उसके अंदर ग्रिल्स हैं उसी लोहे की या आयरन की। फिर वो जो मैश है, जो जाल है, वो उसको उसके साथ लगा दिया जाता है। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि उसका माउथ ऊपर से खुला हुआ होता है, नीचे से वो क्लोज होता है, और वो जो आयरन बार होता है वो सी के बिल्कुल मिड में या बेड पे चला जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर श्रिम्प उसमें आता है तो वो उसमें आने के बाद नीचे बैठता रहता है, श्रिम्प फिर बाहर नहीं निकल पाता, झींगा नहीं निकल पाता। लेकिन उसी नेट के अंदर अगर उसी नेट में टर्टल आ गया है या कोई और बड़ी फिश आएगी तो वो उस लोहे से टकराएगी और बाहर उस फ्लैप से निकल जाएगी। तो ये एक झींगा पकड़ने का समझे एक जाल है जो अमेरिका वालों ने डिज़ाइन किया है, और वो ये कहते हैं कि अगर आपने झींगा अमेरिका की मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना है तो आपको टर्टल की नस्ल की जो एक्सटेंशन, वो कहते हैं कि एक्सटेंशन है, नियर जो एक्सटेंशन है, तो उसको आपने प्रोटेक्ट करना है इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वो आला नहीं लगाया जाता जिसको हम TED कहते हैं, ठीक है, तो झींगा क्या बीमार हो जाता है या क्या सूरत हाल रहती है जिसकी वजह से एक जब आप कोई चीज़ इन्वेंट कर लेते तो आपको उसको इम्पोज करना ही करना है, इम्पोजिंग है कि ये काम होना है ऐसे, ठीक है। पहले ज़माने में भी झींगे पकड़े जाते थे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है झींगे में तो हमारी मार्केट में भी सर्दियों में यही कहा जाता है ना कि सर्दियाँ आ गई, मछली और झींगे हर घर के अंदर दावत के अंदर मस्ट रखे जाते हैं ये। तो मुझे बताएं, तो फिर हम भी बीमार होकर साइड पे पड़े हों, तो मुझे ये बताएं कि इस टर्मिनोलॉजी के पीछे बेसिकली माइंड साइकी क्या है? इसमें ये कंटेमिनेशन फैक्टर नहीं है। सही है। कंटेमिनेशन ये बीमारी का कॉन्सेप्ट नहीं सही है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि वो उस कछुए की नस्ल को बचाना चाहते हैं। उनका लॉ ये है कि वो कछुए, आप ऐसा श्रिम्प अमेरिका में भेजेंगे जिसने कछुए की नस्ल को बचाने के लिए इकदाम किए हो। तो दैट इज दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस। और दूसरी बात ये है कि कंट्री क्या डिमांड करता है। कंट्री हमारा पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि आपकी श्रिम्प की लोकल कंजम्पशन जो है, एज ए पाकिस्तान की जो लोकल कंजम्पशन कम है, और आपकी जो ये अमेरिका में और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और आप क्योंकि आपका कंट्री जो है वो वैसे ही कैश स्ट्रैप्ड है, डॉलर्स की ज़रूरत है, यूरोस की ज़रूरत है, तो दिस इज़ द नेसेसिटी। ये हमारे लिए कंट्री के लिए एक नेशनल इंटरेस्ट है, और जो इस पे सिंध गवर्नमेंट जो है वो विगोरसली इसको फॉलो कर रही है, और हम वो जो है
इसमें क्योंकि फिशरमैन इसमें इन्वॉल्व है, तो फिशरमैन की उसकी भी नफ्सियात को समझना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना पड़ता है, और उनको आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस दी जा रही है। उनके उनके जो नाखुदा, जो उनके बोट्स के जो कैप्टन्स होते हैं, जो चलाते हैं बोट्स को, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लिए हैं और ये चलता जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमने इस साल के आखिर में अमेरिकन इंस्पेक्टर्स को इनवाइट करने के लिए लेटर लिख दिया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जब आप फिशरी जाते हैं या फिश हार्बर एरिया में जाते हैं तो वहाँ अनहाइजेनिक एक कंडीशनल स्मेल होती है। अब कुछ लोग होते हैं उनको वॉमिट्स हो जाती हैं, कुछ लोग इस वजह से जाना नहीं पसंद करते कि बड़ी अजीब सी स्मेल है, जबकि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर जाएं तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो इस क्लीनिंग के प्रोसेस को किस तरीके से देखती है कि हम किस तरीके से इस बदबू को एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू मतलब उसको चेंज कर सकें? कुछ एरियाज़ हैं, जैसे अगर ट्रैश फिश है, छोटी फिश को पकड़ा जा रहा होता है, तो उसमें क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं अगर उसमें किया गया तो वो स्मेल कर जाती है। अगर उसमें, तो वो एक है, उस पर भी वर्किंग हम इसलिए कर रहे हैं कि ट्रैश फिश को हम डिस्करेज कर रहे हैं, सही, आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज कर रहे हैं उनको, क्योंकि बेसिकली फिशरमैन की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। उससे सक्सेसिव बेसिस पर मीटिंग्स करना, उनसे डिस्कशंस करना, उनकी बात को सुनना, फिर अपनी बात समझाना। और क्योंकि ये जो जजीरों के लोग होते हैं, इनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। इवन आप ये देखें कि उनके सारे जो मर्द हजरात होते हैं वो फिशिंग कर रहे होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर कोई कॉटन फील्ड देखें या वो देखें तो आप देखें कि वहाँ पर औरत और मर्द दोनों जो है वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिशिंग की इनकी साइकी बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है। आप इनसे मिलेंगे और इनकी डिशेस भी अब आप कभी खाए, मैंने एक दो दफ़ा वाकई में मुझे मिला मौका, तो वो अपने कोफ्ते बना रहे हैं, मछली के कबाब बना रहे हैं। और आप इमेजिन करें वो झींगे को इतना ज़बरदस्त यूज़ करते, मतलब बिल्कुल इनकी हैबिटेट बिल्कुल डिफरेंट है। आपके जो लैंड के जो लोग रहते हैं, जो हम शहर हैदराबाद के लोग हैं या इवन कराची के, तो कराची के समंदर के लोगों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, जो आइलैंड्स पे रहते हैं, और जो कराची के मिड में रहता है उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और एक चीज़ मुझे ये बताएगा, फिर हम थोड़ी सी और क्वेश्चन डिफरेंट करते हैं कि अगर हमारी ईयू या यूएस मार्केट रिज्यूम हो जाती है तो उसका क्या फ़ायदा होगा? और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि आज से 4-5 साल बाद हमारी कौन कौन सी ऐसी टारगेटेड मार्केट्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और आप क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड है तो आप फोकसिंग करते हैं या आपके साथ जो लोग रिलेट करते हैं आप उनको एड्रेस करते रहते हैं कि यार ये मार्केट हमारे पास आनी चाहिए? देखिए, इसको आम फहम में ऐसे समझें कि अगर किसी गाँव का चौधरी आपसे नाराज़ हो गया तो आपका सोशल बाइकआउट हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ट्रेड में भी ऐसा है कि अगर अमेरिकन मार्केट आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपकी वहाँ पर जो है इंटरवेंशन है, एंट्री है, तो आपको ग्लोब पे कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो अमेरिका का जो टैग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के लिए। सही। तो एक तो वो उसमें आपके रेट्स भी, क्योंकि आप वैसे भी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी तो डॉलर्स पे चल रही होती है, आपकी सारी कैलकुलेशन डॉलर्स पे होती है, तो जाहिर सी बात एक तो वो एंगल है कि डॉलर्स हमारे पास ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा। और ट्रेड एक ऐसा ऑप्शन है कि आप जो IMF से पैसे लेते हैं, तो अगर ट्रेड में से वो ज़्यादा पैसे जनरेट हो जाए तो वो भी एक सोर्स है डॉलर्स कमाने के लिए। तो इसलिए जो वो मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट हमसे उस कीमत में पैसे नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि आप कहते हैं कि मतलब ईयू या यूएस के तो वो मतलब वो तो हमारे साथ थी लेकिन बैन लगा, लेकिन अब आप कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आपकी नजरें हैं कि यहाँ तक हमारी रसाई होनी चाहिए? देखिए, अभी हमारा टारगेट तो ये है कि यूएस नंबर 1, सही। और ईयू के अंदर जो हमारे पास, हमें इसको इस तरीके से हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन में इंग्लैंड को छोड़ के वहाँ यूरो चलता है, और इंग्लैंड के अंदर क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद वो ईयू से इंग्लैंड बाहर चला गया, तो इसलिए हमें उसके पाउंड की बहुत ज़रूरत है। सही। तो हमें जो ब्रिटिश पाउंड चाहिए, यूरोस चाहिए और डॉलर्स चाहिए, और तो हमें इन मार्केट्स को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि इनकी जो इंटर बैंक जो करेंसी रेट है वो भी इनके बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो है क्योंकि हम जब कोई दुनिया से चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो हमें ऑयल ख़रीदना है या कोई दूसरी चीज़ें खरीदना है, तो पेमेंट डॉलर में होती है। तो इसलिए वो मार्केट इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो डेफिसिट बजटिंग है
वो थोड़ा बैलेंस बजटिंग पे चला जाए। ठीक है जी, ठीक है। और माशाल्लाह मैं एक बात कहूँगा, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे लिखे थे, लेकिन जाहिद भाई ने उन चीज़ों को पहले ही कैटर कर लिया। जैसे कि अगर श्रेम की बात करें तो आपने पहले उसको खुद बता दिया था। तो मतलब माशाल्लाह ऑनेस्टली शो करते एक डिफरेंट फील आ रही है कि जब आपको एक्सप्लेन करने वाले टीचर, तो आप सीनियर हैं, तो जो टीचर होते हैं वो अगर अच्छे मिल जाएं तो कहते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और वाकई में सल्यूट टू यू माशाल्लाह कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और एक फिर आपकी जो चीज़ मुझे फील हुई कि तुम ज़मीन पर मेरी मखलूक की मदद करो, उनकी लिए रास्ते हमवार करो, आखिरत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो अल्लाह ताला की ये चीज़ें आप साथ लेकर चल रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरीके से रखे। अच्छा जी, चलें अब, क्योंकि मेरे पास 2 से 3 मिनट है, एक सवाल, उसके बाद पैगामात पे आएंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे ये बताएं कि एक सवाल ये कि फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम निकालते हैं या उनको गिला रहता है कैमरा सामने सच बोलना है? फैमिली को इश्यूज होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इश्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चे भी वो उतनी अटेंशन मांगते हैं जितने आपके हार्बर के एम्प्लॉयज़ अटेंशन मांगते हैं, पब्लिक मांगते हैं, फिशरमैन मांगते हैं। और जब कोई पोस्ट होती है तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है राइट एंड ड्यूटीज़ का। तो ड्यूटी जो है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, हम इंसाफ कर तो नहीं पाते हैं लेकिन करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह, इसी तरीके से हर कोई सोचे तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान सर फहरिस्त हो। अच्छा जी, एक मैसेज अपनी फैमिली के लिए आप क्या देना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है। मेरी फैमिली के लिए मैसेज ये है कि मेरे बच्चों को पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ तरबियत है, आपकी तरबियत करनी है, ये मेरे हाथ में है एज अ फादर। तो जो मेरी तरबियत में जो मैं आपकी कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दीजिएगा, लाइक अ फ्रेंड, ताकि मैं अपने बच्चों को फ्रेंडली ट्रीट करता हूँ। तो क्योंकि फादर के पास सिर्फ तरबियत है और कुछ नहीं, लेकिन फादर जितनी मेहनत करता है सब कुछ कमाने के बाद पूरी चीज़ों को लाके बच्चों के कदमों में जो रखता है, तो वो फिर एक बाप ही कर सकता है। और ये कहते हैं कि बिल्डिंग बन जाती है लेकिन बाप छत होता है, छत नहीं होता आप ऊपर मंजिल नहीं चढ़ सकते। तो बाप का बहुत अहम रोल होता है। एक मैसेज जो जनरेशन के लिए, जो आप तंग आ जाते हैं कि भाई ये ख़त्म कर दो अपने अंदर से, क्यों ऐसा है, क्या मैसेज होगा वो? देखिए, आप जो है जिस इस वक्त पाकिस्तान में जिस नफ्सा नफसी का जो आलम है, तो मेरा मैसेज पूरी कौम के लिए ये होगा कि अल्लाह ताला ने जो रोल आपको दिया है आप उसके साथ इंसाफ करें। आप दुनिया चेंज कर सके या ना कर सके, लेकिन अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो दुनिया खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। तो आप अपना जो अल्लाह ताला ने आपको जो भी रोल दिया उसके साथ इंसाफ करें, बेहतरी खुद ही आ जाएगी। चलें ज़बरदस्त साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझसे वादा करें कि दोबारा शो पर जरूर तशरीफ लाएं। इंशाल्लाह, पक्की बात होगी इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखिए। किसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। और सिर्फ इतना याद रखिए कि जब आपको जाहिद भाई जैसे बंदे मिल जाए तो उनकी कदर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में कदरदान बहुत कम मिलते हैं। और आपको या तो तनकीद करने वाला या तनकीद बराए तनकीद करने वाले लोग जरूर मिलते हैं, जो कि आपकी हौसला शिकनी करते हैं। हौसले को बुलंद करने वाले लोग जब आपको मिलते हैं तो उनकी कदर अगर आप नहीं करते तो यकीन जानिए कि एक तो आप अमानत में खयानत करते हैं, और आपसे बड़ा किस्मत को झुटलाने वाला कोई इंसान नहीं होगा। तो जो भी आपको इनसे सीखा वो ज़रूर ज़िंदगी में अमल कीजिएगा और मुसलसल इनको बुलाते रहेंगे, क्योंकि हमें हमारे पाकिस्तान को ग्लोबली ऊपर लेकर जाना है। और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है हमारे पाकिस्तान पर कि हमारे पास समंदर मौजूद है, और उसकी जितनी भी हयात हैं उनको हम सेल करके पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला ला सकते हैं। इसी अहद के साथ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ज़रूर रोशन रहेगा, आज भी रोशन है, कल मज़ीद रोशन होगा, ऐसे लोगों के साथ जिसका नाम है जाहिद। और जाहिद भाई को अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे और इसी तरीके से हमारा सिलसिला जुड़ा रहे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक और मेहमान के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।